सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हमारे बच्चों के हवाले से बहुत सारे शोज़ कर चुकी हूँ, जहाँ पे जब उनकी तालीम और तरबियत के हवाले से बात आती है तो इस बात के हवाले से भी बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करती हूँ कि हमें अपने बच्चों को इस मुआशरे की बुराइयों से बचाना कैसे है। बच्चों को हमारे मुआशरे में जो कुछ हो रहा है, जो केसेस सामने आ रहे हरासमेंट के, हमने उनसे अपने बच्चों को कैसे बचाना है। गुड टच और बैड टच, जब इसकी डिस्कशन में आई रिमेंबर जब शुरू हुई थी तो एक हंगामा से शुरू हो गया था कि जी ये कोई बात है बच्चों को बताने के हवाले से। लेकिन ऐसा मुल्क जहाँ पर छोटे छोटे मासूम बच्चे बच्चियाँ दरिंदों के हाथों महफूज ना हो, वहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को बताएं कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। और इसकी तरबियत बच्चों को सिर्फ घर में नहीं बल्कि बच्चों को स्कूल में भी दी जानी चाहिए। हम अपने बच्चों को बताते हैं कि भाई किसी से अगर आप अनकंफर्टेबल फील हो रहे हो तो बेटा हमें आके फ़ौरन बताओ। किसी ने अगर आपको बुरे तरीके से हाथ लगाया जिसमें आपको अच्छा नहीं लगा, हमें आके बताओ। और साथ में ये भी बताते हैं कि किस से हमें कितना फ़ासला रखना है, क्या चीज़। छोटे छोटे बच्चे भी, मैं अपने बच्चे के स्कूल में भी देख रही हूँ कि माएँ जहाँ पे देख रही हैं कि बच्चा समझदार हो रहा है, वो 3.5 साल के बच्चे, तो उन्होंने उनको बताना शुरू कर दिया है कि अच्छा कोई ऐसे हाथ लगाए तो अपने मामा को बताना है। तो अभी से ही माओ ने ये शुरू कर दिया है ताकि उनके बच्चे के साथ अल्लाह न करे आगे ज़िंदगी में कोई ऐसा खौफनाक हादसा ना। क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे अपने घर में मोलेस्ट होते हैं, बच्चे को हमारे डोमेस्टिक हेल्प कभी कभी ये भी मोलेस्ट करते हैं, ड्राइवर्स बच्चों को मोलेस्ट कर रहे होते हैं। और अभी पिछले दिनों हमने वाक़या देखा कि क़य्यूमाबाद में एक शख्स जो कि बज़ाहिर तो बड़ा बेज़रर सा फल फरोश है, किस तरीके से वो उस मोहल्ले के बच्चों से, उन मोहल्लेदार जिनसे उसकी बहुत अच्छी सलाम दुआ थी, वहाँ के बच्चों को वो कैसे शरबत पिलाने का झांसा देता था और उसके बाद वो बच्चों के साथ ज़्यादती करता था और उसकी वीडियोस बनाता था। और उसकी यूएसपी में न जाने उसकी इस घिनौनी वारदातों की कितनी वीडियोस मौजूद है और पता नहीं कितने अरसे से वो शख्स सब काम कर रहा था। आपको याद है ना, ज़ैनब के वाक़े के बाद पता चला था कि वो जो शख्स जिसका नाम इमरान था वो उन्हीं के मोहल्ले में रहता था, उससे उन तमाम तर मोहल्ले की वाकिफ़दारी भी थी। और जब ज़ैनब की उसके बाद कत्ल के बाद जब तफ्तीश जारी थी तो वो सबसे आगे होता था बढ़ चढ़ के कि अच्छा यहाँ देखें। ही वॉज द पर्सन जिसने सिर्फ ज़ैनब नहीं और वहाँ पे रहने वाली कितनी छोटी बच्चियों का ऐसे रेप किया था। इतने अवेयरनेस के शोज़ करते इसके बावजूद ऐसा लगता है कि कहना कि करे कराए पे पानी फिर गया जब ऐसा कोई वाक़या सामने आता है। तो अब वालिदैन जो हैं, आई बिलीव इट्स अ हाई टाइम कि अब आपको अपने बच्चों की हिफाजत खुद करनी है। ये जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे चीज़ लेने के लिए बाज़ारों में खुद चले जाते हैं ना, और माँ बाप कभी कभी छोटे बच्चों को पैसे देते हैं कि जाके चीज़ ले आओ, ये वो ज़माना नहीं रहा। ये जो अभी रिसेंटली वाक़या हुआ है, इस वाक़े के हवाले से तफसील से बात भी करेंगे और हम कैसे अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आज हम शो में इस हवाले से बात करेंगे। ये एक बहुत बड़ा इशू है जो कि नासूर की तरह हमारी सोसाइटी में फैलता चला जा रहा है। पहले लोग कहते थे अच्छा जी, आपको याद होगा मीनार पाकिस्तान के बाद चिंची पे एक लड़की के साथ किस तरीके से बाइक से लड़के ने उतरा और उसके साथ बदतमीज़ी की, उसका भाई बैठा हुआ था और उसकी वीडियो बन रही थी कि कैसे उतरा और जंप मार के चिंची पे चढ़ा, उस गर्ल को जहाँ पे गाल पे उसको किस किया और उसके साथ उसकी फैमिली बैठी हुई थी। लोगों ने कहा ये क्यों तैयार होकर बैठी हुई थी इतनी, ये भी तो तैयार होकर इसको बैठना नहीं चाहिए था। मीनार पाकिस्तान के अंदर जो एक टिकटॉकर के साथ हैरेसमेंट का वाक़या हुआ, उसमें भी लोगों ने कहा वो कपड़े ऐसे पहनकर आई थी, उससे खुद बुलाया था। लेकिन मुझे कोई ये बताएगा कि ये जो ख़वातीन पर्दे में बाहिजाब होके पूरे अबाया में जब गलियों में जा रही होती हैं तो जो वहाँ पे बाइक वाले उनको रोक के बदतमीज़ी करते हैं, तो उसमें बताएं कि फिर उनका कसूर क्या आ गया। आप ज़हनियत से फ़ाइट करें ना। आप जो हमारी तो आदत है कि हम हर चीज़ में विक्टिम को ब्लेम कर देते हैं। आज के टॉपिक के वाले से बात करेंगे। पाकिस्तान टेलीविज़न का बहुत बड़ा नाम, हमारे साथ रुबीना अशरफ साहिबा मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद है जनाब फ़ायज़ा असलम जो कि काउंसलर भी हैं और साथ में साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, साथ में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अस्मा जावेद साहिबा। आप तीनों को मैं अपने शो में खुशामदीद कहूँगी और ये बड़ा मुश्किल टॉपिक भी है मेरे लिए, क्योंकि देखिए मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी में कोई भी ऐसी खातून हमारे पाकिस्तान में, चाहे उसका किसी भी तबके से ताल्लुक़ हो, वो ऐसी किसी मोलेस्टेशन या हरासमेंट से ना गुजरी हो, चाहे वो लफ्ज़ों ही क्यों ना हो। और ये जो छोटे बच्चे जब ऐसा किसी चीज़ का शिकार बनते हैं, हम इतनी अवेयरनेस के वाले से बात करते हैं, एक कोई ऐसा वाक़या आता है मुझे लगता है सारे किए कराए पे पानी फिर गया। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा क्यों है, हम क्यों नहीं सीख पा रहे? रुबीना जी, आपको क्या लगता है?
अभी आपने एक बात की कि जब टिकटॉकर के साथ बदतमीजी हुई और लोगों ने उल्टा ब्लेमिंग द विक्टिम, जो हमारे यहाँ एक बहुत ही कमाल हद तक ख़तरनाक हद तक हमारी ज़हनियत बन चुकी है कि जैसे ही किसी से कोई चीज़ उसके साथ गलत होती है हम उसको पहले इल्ज़ाम देते हैं और उसके बाद साथ भी यही किया। हाँ, हर किसी के साथ, हर किसी के साथ, किसी लड़की की तलाक हो जाए किसी भी वजह से, उसको इन्वेस्टिगेट करने के बजाय हम सबसे पहले सोचेंगे, और अगर वो औरत है तो फिर तो बिल्कुल ही ऑटोमेटिकली एक्चुअली। बट द पॉइंट इज़ कि जब छोटे बच्चों के साथ होता है, आज जिस वाक़े को लेके हम बात करने वाले हैं, तो फिर आप क्या कहते हैं, फिर आप कैसे कहते हैं कि इसने कपड़े गलत पहने थे या ये बाहर क्यों गई थी और इसका सर क्यों ढका हुआ नहीं था? क्योंकि ये बेकार बातें ये करनी छोड़ दें प्लीज़। अब ओह माय गॉड, ये ज़्यादती है वंस अगेन, उसी ना सिर्फ उस इंसान के साथ बल्कि इस पूरे के पूरे माशरे के साथ, कि एक बुरे काम को आप बिल्कुल गलत रुख दे के और जिसकी साइड पे आपको होना है आप उसको ही दोबारा ब्लेम कर रहे हैं। क्या करना है इस बारे में, ये आज अगर हम बैठ के और तय कर सकें और कोई एक स्टेप भी आगे ले सकें प्रिवेंशन के लिए, सो आई थिंक द डे विल बी मेड। मुझे तो प्रिवेंशन की समझ नहीं आ रही कि प्रिवेंशन के लिए क्या हो सकता है। कि जब मैं आपसे बात कर रही थी ना, तो मेरे जहन में वो छोटी बच्ची साइकिल चलाते हुए, जिसकी वीडियो मेरे नाज़रीन ने भी देखी है, वो भी आ रही थी कि वो साइकिल चला रही थी और शख्स ने रुक के उससे कैसे बदतमीजी की। वो छोटी बच्ची जो कि अपने छोटे भाई के साथ पैदल चल के आ रही है और कैसे एक शख्स ने रुक के उसके मुँह को पकड़ लिया। ये हमें किस चीज़ से फ़ाइट करना है? ये जो प्रिवेंशन की आज हम बात कर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन हो पाएगी? वैसे 3 चीज़ें, मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है, इसमें 3 चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पहली चीज़, स्टेट, बुनियादी प्रोटेक्शन, आपके तमाम राइट्स का स्टेट की जिम्मेदारी है। स्टेट का कौन सा जो हिस्सा है वो इसको इंश्योर करे? ऑफ कोर्स कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे, सबसे पहले आपकी पुलिस, ठीक है। कहा जाता है और आप लोगों ने भी सुना होगा कि किसी भी महल्ले में, इलाके में कोई जुर्म हो ही नहीं सकता जब तक कि पुलिस इन्वॉल्व ना हो। अब एक करने वाले परपेट्रेटर को ये पता है कि आई विल गेट अवे विद इट, मेरी कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी, कुछ नहीं होना, और अगर मैं फंस भी गया तो वकील कर लूँगा, आगे से वो निकाल लेगा। मैं खुद भी काला कोट पहने बैठी हुई हूँ, लेकिन मैं मानती हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो ऐसे लोगों को डिफेंड करने आते हैं। दूसरा पार्ट, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आपको मालूम है आपका मुआशरा सेफ नहीं है, क्यों आप अलाउ कर देते हैं कि आपके बच्चे ऐसी सिचुएशन में जाएं? महल्ले में खेल रहे हैं, सम एल्डर शुड बी देयर जो नज़र रखे, ठीक है। घर में जो डोमेस्टिक हेल्प या ड्राइवर्स या ये होते हैं, आप अपने बच्चे को बिल्कुल उनके हवाले कर देते हैं, ले जाओ ले आओ, बच्चा अकेला है। अब ड्राइवर को तो खुला हाथ मिला हुआ है, कोई भी इस तरह का डोमेस्टिक स्टाफ है, उसे मालूम है, उसको कोई चेक एंड बैलेंस नहीं करा, उसको ये तक मालूम है आई एम इंडिस्पेंसिबल, बोथ पेरेंट्स आर नॉट इन्वॉल्व इन द चाइल्ड्स अपब्रिंगिंग, तो बच्चा जो है उसको मैं डरा भी लूंगा, धमका भी लूंगा। एंड तीसरा, अभी हमारी कुछ देर पहले भी बात हो रही थी, मैं चाहूँगी डीएसपी मनीषा साहिबा हमारे सामने खड़ी हैं, तो आप भी हमारे गुफ्तगू में ज्वाइन के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आ जाइए आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्लीज आइए, हैव अ सीट। जी, तो तीसरा मेरा एक, मुझे पर्सनली लगता है कि इस माइंडसेट को, बिकॉज दिस इज़ अ वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑफ कोर्स द मीडिया, जहाँ के आप ड्रामे या कंटेंट देख रहे होते हैं, कुछ तब्दीली अगर आ सकती है तो वहाँ से शुरू होनी चाहिए एक तहरीक जो माइंडसेट को बुनियादी तौर पे चेंज करे। गुड टच बैड टच हर पेरेंट नहीं सिखा रहा है, ठीक है। मैं शो के लिए भी आ रही थी इसी लेन में जहाँ के आपका ये ऑफिस है, अभी भी मैं देख रही थी बच्चे, बिल्कुल अकेली बच्ची 9 साल की बिल्डिंग से उतरी है, बैग पीछे लटका हुआ है, वो वॉक करती हुई स्कूल की तरफ जा रही थी। मेरा बड़ा दिल हुआ कि मैं पूछूं कि बेटा आप कहाँ हैं, अम्मा को बुलाइए। है, इट्स नॉट कि अम्मा घर पे नहीं है, या इट्स नॉट कि अब्बा भी घर पे नहीं है। यूजुअली ऑफिस हमारे पास 9-10 के बाद, कौन सा ऐसा मुश्किल काम है कि पेरेंट्स छोड़ के ना आ सकें। जिस टाइम पे स्कूल पहुंचाना है उस वक्त दोनों पेरेंट्स होते हैं मौजूद। यूजुअली मैंने एक्सपीरियंस ये किया है कि माएँ सो के नहीं उठी हुई होती हैं, अब्बा डू नॉट केयर। तो ये भी एक, मतलब यू कांट जस्ट से कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। आई थिंक ये 3 चीज़ें तो बहुत लाजमी होनी चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन मुझे ये बताएं, ये जो माइंडसेट है जिसमें हम हमेशा जो बुरा कर रहा है हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और हम ये बहाने ढूंढने कि किस तरीके से हम विक्टिम की पोजीशन को और वल्नरेबल और वीक कर दें,
तो ये माइंडसेट कहाँ से आया है और हम क्यों सपोर्ट करते हैं इसको? हमारी सोसाइटी क्यों जो है वो विक्टिम के साथ नहीं खड़ी होती? वैसे ये वो माइंडसेट है जिसमें हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, यानी एक ब्लेमिंग पर्सनालिटी जिसे कहा जाता है। और मैं ये समझती हूँ कि ये ब्लेमिंग पर्सनालिटी बचपन से डेवलप होती है। जब माँ बाप आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते, तो वो बच्चा जो मुस्तकिल अपने माँ बाप को फाइट करता हुआ और एक दूसरे को ब्लेम करता हुआ देख रहा है, तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली ब्लेम गेम सीखता है। और ये ब्लेम गेम सिर्फ हम एक घरेलू सतह पे नहीं हो रहा, फैमिली लेवल पे नहीं है, ये आपको हमारी सोसाइटी में हर जगह नज़र आएगा। और आप किसी भी लेवल पे जाके खड़े हो जाएं, लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते। हम दूसरों को तो बुरा भला कहते हैं कि वो ये नहीं करता, वो ये नहीं करता, वो ये नहीं करता, बट हम क्या कर रहे हैं? अगर हमारे घर के बाहर कचरा पड़ा है तो हमने उसमें क्या किया? तो ये जो पर्सनालिटी है ना, ये मुझे लगता है कि ये बचपन से हमें अपने बच्चों को जिम्मेदारी सिखानी है। उन पे आप छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालें, उनको बताएं कि बेटा इसमें तुम्हारा क्या रोल है, तुम्हें क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू। जब आप ये चीज़ अपने बच्चों में डेवलप करते हैं तो डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता बच्चा एक ग्रोइंग एज में है। कहते हैं ना कि बच्चे का जो माइंडसेट है वो 0 to 7 years में बनता है। अब उस 7 साल की उम्र तक आप बच्चे का माइंडसेट बना रहे हैं, और जब आप बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि इसमें इसका कसूर है, इसमें माँ का कसूर है, इसमें बाप का कसूर है, इसमें दादी का कसूर है, वो समझ में आ गई कि वो तो फिर ज़्यादा वो ब्लेम गेम शुरू होगी। लेकिन ये जो कर रहा है इसके दिमाग में क्या है? ये जो सड़क पे चलते हुए बापर्दा खवातीन को भी पकड़ के वो उनको नहीं छोड़ते, जो छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़े, ये क्या मेंटालिटी है? इनको किस किस्म में खुशी मिल रही है? ये नफ्सियाती मर्ज है। इसमें बेसिकली मैं आपको मेंटालिटी ये बताऊं कि जब इंसान अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहता है तो वो कमज़ोर को दबाता है। पावर गेम, ठीक है, पावर गेम है ये। बेसिकली आप यूँ समझिए कि एक माँ अपना गुस्सा किस पे उतारती है? बच्चे पे, ठीक है। तो एक इंसान जो अपनी ताकत को दिखाना चाहता है तो वो कमज़ोर को दबाएगा, कमज़ोर को मारेगा, उसको अब्यूज़ करेगा, उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ करेगा, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये जो है ना, ये वो मेंटालिटी है, बेसिकली एक जहनी मर्ज है। बीस साहब, आपके पास ये जो हैरासमेंट की डेफिनेशन पुलिस के पास आती है, वो आप लोगों की क्या डेफिनेशन है? हाउ वुड यू डिफाइन इट? हमारे पास हरेसमेंट से रिलेटेड काफ़ी लॉज हैं। वर्क प्लेस हरेसमेंट को अलग से डिफ़ाइन किया गया है और हालिया 2022 में उसको एक्सपेंड भी किया गया ताकि सिर्फ जो ऑफिशियल हमारे स्पेसेस हैं, ऑफिसेज जो हमारे पास फॉर्मली एक्नॉलेज्ड हैं, उनके अलावा भी हम उनको एक्सपेंड करें। जैसे कि डोमेस्टिक वर्कर्स हो गए, जैसे कि इनफॉर्मल इकोनॉमी में जितने काम कर रहे हैं, ताकि सारे उस अम्ब्रेला के अंडर आ जाएं कि सब पे वर्क प्लेस हरेसमेंट अप्लाई होता है। दूसरा ये है कि हरेसमेंट में एक तो हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल हरेसमेंट की, लेकिन जो हमारे कानून में है उसमें एक्सपेंड करके वर्बल हरेसमेंट, इसके अलावा सेक्सुअल हरेसमेंट अगर आप पे कोई सजेस्टिव कमेंट्स करता है, और इसके अलावा किसी भी क्यूज़ के ज़रिए आपको इस तरह का हॉस्टाइल इन्वायरमेंट दिया जा रहा है जहाँ पे आप कंफर्टेबल या हरेसमेंट फील करती हैं, वो भी हरेसमेंट के ज़मरे में आता है। तो हमारे पास, मैं समझती हूँ कि बड़ी प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन है, कानून हमारे पास बहुत ज़्यादा हमारे पास हैं, लॉज हैं प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन बावजूद प्रोटेक्शन हासिल नहीं है, लोग प्रोटेक्टेड फील नहीं करते। नहीं, इसका रीज़न ये है कि हमारे पास उतनी अवेयरनेस भी नहीं है। और हम लोग काफ़ी फोरम्स पे डिस्कशन करते हैं कि हम लोग किस तरह से इन चीज़ों को एक्सपेंड करें, हम लोग कैसे अवेयरनेस दें लोगों को कि आपके पास कानून में ये प्रोटेक्शन हासिल है, कि आपके पास हर चीज़ की प्रोटेक्शन, हर किसी की चीज़ का प्रोटेक्टिव लॉ हासिल है, लेकिन करना क्या है आगे। लाइक व्हेन द केस इज़ रिपोर्टेड व्हाट टू डू नेक्स्ट, या अगर इस तरह का इंसिडेंट होता है, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है इसमें कि जब तक हम लोग उसको ग्रास रूट लेवल से, जो कि हमारा कल्चरल स्टिग्मा है, चीज़ों को रिपोर्ट करना, इंसिडेंट को रिपोर्ट करना, जब तक वो हम लोग ख़त्म नहीं करते तब तक आपके लॉज या कोई भी चीज़ आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। क्योंकि जो पहला स्टेप है वो है केस को रिपोर्ट करना, इंसिडेंट को रिपोर्ट करना। जैसे अब ये केस रिपोर्ट हो गया, हम आज जिस स्पेसिफिक केस की बात कर रहे हैं वो 100 बच्चे जो मोलेस्ट, रेप, टॉर्चर हुए हैं, ये केस रिपोर्ट हो गया, खुल गया, डे लाइट में आ गया। अब पुलिस का प्लान क्या है कि अब क्या करना है? देखें, बिकॉज बात हम यही कर रहे थे ना कि सबसे पहले पुलिस आती है, पहले हमारा इदारा आता है, जो लोग पकड़े जाते हैं
उनके साथ हम क्या करते हैं वो आगे का लाए अमल जिसे कहते हैं तय करता है, क्योंकि अगर एक बंदा पकड़ा जाता है, रिमेंबर दैट पर्सन जिसने वो तेजाब वाला जावेद इकबाल फिल्म तक ना चलने दी हमने तो, जी है ना, हमने कहा अंडर कार्पेट, वो कहाँ है। बात करी रुबीना जी, मुझे आई रिमेंबर हम छोटे थे तो ये जब अखबार में खबर आई थी तो वो खबर ही ऐसी थी कि वो अखबार छुपा दिया गया था कि बच्चे डर जाएंगे, और जब हमें एक्सेस मिला था उस खबर का तो हम वाकई डर गए थे। सो क्या है पुलिस का लाएअमल अब इस केस में, क्या है आगे? चलो मैं आपको इसमें थोड़ा सा लीगल प्रोसीडिंग बता दूं। पुलिस का रोल आता है फर्स्ट, क्योंकि हम कहते हैं कि जी डोर टू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज पुलिस। तो पुलिस का काम है कि सबसे पहले एफआईआर हो गई, अरेस्ट भी हो गया, आगे अभी ये केस ट्रायल में चलेगा कोर्ट में, और इसमें जो है चालान पे करेंगे 14 दिनों में। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ये सामने बैठी है, इनको पता है कि नाउ द केस इज अंडर ट्रायल। फिर उसके बाद क्या होगा? क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट एक तरह से डिसाइडेड केस है ना, मतलब खुला केस हाँ, है। क्योंकि मैं जरा चाहूंगी कि बहुत से लोग जो कि नहीं जानते कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, तो हम जरा उस पर भी नजर डालेंगे। तो मैं चाहूंगी कि एडवोकेट साहिबा जरा बताएं कि ये पता कब चला था कि एक बच्ची जो सर्वाइव कर गई थी तो उसने लाके दैट्स वेरी ट्रू। यहाँ पे केस जो हमारे नॉलेज में आया और वो फिर आया है 2 दफा कोर्ट में और हमने देखा भी उसको वहाँ पे, वहाँ हुआ ये था कि जो उसका विक्टिम जो बच्चे हैं उनकी उम्रें 5 से 12 साल की हैं, ठीक है। अच्छा, अब हुआ ये था कि वो उसी मोहल्ले में एक शरबत का ठेला भी लगाता था और फलों का ठेला, अपेरेंटली बहुत ही हार्मलेस। फल तो हम सब खरीदेंगे, शरबत जो है वो खास तौर पे बड़ा इंटाइसिंग लगता है बच्चों को। पहुंच गया, बच्चों का कॉन्फिडेंस विन करता था, उनको कहता था कि जी शरबत में से आप लेंगे तो मैं आपको एक इनाम दूंगा। इनाम लेने के लिए वो उसके घर चले जाते थे। अच्छा, इसके साथ अपेरेंटली एक साथी और भी था। यहीं से मैं चाहती हूँ कि हम बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी ब्रेक लेनी है और फिर ब्रेक के बाद बड़े मुफस्सल अंदाज में सारा बयान करेंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं। ये तो तय है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे हैं हमारे मुल्क में जो हरासमेंट के वाक़यात, इतने हम उस पर ड्रामास करते हैं। मुझे याद है कि एक बार हमने इंसेस्ट रेप के ऊपर भी बड़ी बात की थी, लेकिन उसमें आके फिर हमें खशश करा दिया जाता है, चुप करा दिया जाता है। फिर एक बच्ची जिसका उसका सौतेला बाप रेप करता है, एहसन खान का बड़ा मशहूर ड्रामा था, उस पर इतनी उडारी आई बिलीव उसका नाम था, इतना उस पर बात किया गया, उस पर इतना बैकलैश आया कि आप ये कैसे ड्रामास बना रहे हैं। और मीडिया में फिर वो बात कीजिए कि आप ऐसे बुरे ड्रामास क्यों बना रहे हैं, बल्कि वो अवेयरनेस के लिए ड्रामा बनाया गया था। और ऐसा नहीं कि ऐसी चीज़ें हो नहीं रही, आप बहुत सारे NGOs जाएँ, वहाँ पर ऐसे खौफनाक वाक़े भरे पड़े हैं। गली मोहल्लों में जो वाक़यात होते हैं वो आपके सामने, इनकी वीडियोस बनती हैं वो भी आपके सामने हैं। उसके बावजूद, और हम अवेयरनेस पे बात भी करते हैं, ये वाक़यात जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। आप यहाँ से सिर्फ 1.25 घंटे की फ़्लाइट लेके, कराची की मैं बात कर रही हूँ, आप दुबई चले जाएँ। दुबई में रात के 3 बजे भी लड़की अकेली सड़कों पे वॉक कर सकती है। उसको पता है कि कोई उसको वहाँ पे हरास, कोई माइक लाल वहाँ पे उसको हरास नहीं कर सकता, वो उसको ज़्यादा देर स्टेयर नहीं कर सकता। उसको पता है कि उसके वहाँ पे राइट्स हैं और उसको पता है कि वहाँ पे वो कितनी, उसको प्रोटेक्शन कितनी हासिल है। लेकिन समहाउ हमारे यहाँ पे वो दुबई वाला निज़ाम मौजूद नहीं। जैसे एडवोकेट साहिबा बात भी करी थी कि पहले स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे फेल हो गई है। क्योंकि हम यहाँ बस स्टेशन पर भी आप चले जाएँ, मैं भी कॉलेज के टाइम में बस स्टेशन पर हूँ और आप हरास होते हैं, तो लेकिन आपका है कि जी खामोशी से आप बर्दाश्त करें। आप किसी को बताएंगे तो अगला आपसे अनकंफर्टेबल सवाल पूछेगा, और उसके बाद फिर होगा। बहुत सी लड़कियां तो इसलिए भी नहीं बताती, इनको होता है कि घर वाले हमें दोबारा कॉलेज या स्कूल नहीं भेजेंगे अगर हम उनको बता देंगे, कि वो कहेंगे बेटा घर बैठो। ब्रेक पर जाने से पहले ये जो भी वाकया पेश आया है, जिसमें ये कयूमाबाद में रहने वाले इस फल फरोश ने 100 बच्चियों के साथ ज्यादती की है, उसके बाद उसको फिल्म किया है, तो उसकी हम जरा पूरी डिटेल पूछे थे एडवोकेट साहिबा। कि उसके अंदर वो बच्चियों के साथ या बच्चों के साथ, उसमें बच्चे भी थे लिस्ट में, तो वो जो कुछ भी करता था वो रिकॉर्ड करता था। और अलेजिडली उसका एक अबेटर भी था जो कि कहते हैं कि अब नहीं है, उसका कोई एक्सीडेंट हो गया। एक बच्ची जो कि रिपीटेडली मॉलेस्ट होती रही थी, वो जाते जाते वहां से एक USB उठा के ले आई, और वो अच्छा, सिर्फ ये नहीं है कि कोई एक बार वहां उससे मोलेस्ट हुआ है, रिपीटेडली होता रहा है। He was also maintaining a diary कि किसके साथ कितनी बार, एज क्या है, कौन सा दिन है, किसके फिजिकली सीखता उसको क्या मिल रहा अच्छा, था। अब वो USB उठा के ले आई, ले जाके उसने किसी साइबर कैफे वाले को दिया कि इस पे मेरी मर्जी के गाने भर दीजिए। यानी उस बच्ची के लिए भी वो इतनी नॉर्मल चीज हो गई थी बाय देन, ओह माय गॉड, कि गाने भरने के लिए वो USB, उसने कहा मैं इसका फायदा उठा लूं। तो उस बंदे ने जब ये देखा कि भाई ये USB में है क्या,
तो पता चला उसमें तो 70-80 वीडियोस थे। यानी कि वो बच्ची, अब ये सुनने में आया था कि वो बच्ची यूएसबी उठा के ले गई थी, तो नहीं, उसने खुद यूएसबी दी थी बच्ची को? नहीं, एक्चुअली बच्ची वहां से निकलते वक्त यूएसबी उसने देखी होगी, उसने कहा ठीक है मैं लेके चली जाती हूँ, गाने भरवा लूंगी। अब आप सोचें कि जो कुछ हो रहा है वो उसके लिए कितना नॉर्मल था। Oh my God. Nobody was checking कि वो बच्ची किस वक्त से किस वक्त तक कहाँ है। गाने तो खैर वो बाद में नहीं हुए, लेकिन जाहिर है उन्होंने फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस आई, एंड यहाँ पे एक रोल है सिटीजन पुलिसिंग का भी, कि जी उस बंदे ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि मैंने 70-80 वीडियोस कंटेंट में देख लिए यूएसबी की, तो उसने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने आके फिर बच्ची को पूछा कि आप ये यूएसबी कहाँ से लेके आई, उसने आइडेंटिफाई किया, पता भी और पर्सन भी। उसके घर में गए तो वहाँ तो 200 वीडियोस और थी, डायरी भी मिल गई, सारा एविडेंस वहाँ पे मौजूद था। सो अपेरेंटली 200 से ज़ायद वीडियोस हैं। पूछा गया कि भाई आप डार्क वेब को देते हैं, क्या करते हैं, तो उसने कहा नहीं मैं अपने प्लेजर के लिए इसको देखता हूँ। आई डोंट नो व्हाट प्लेजर ही वाज गेटिंग आउट ऑफ इट। हाउएवर फिर उसके बाद FIRs क्यों नहीं कटी, बहुत सारे पेरेंट्स आइडेंटिफाई किए गए, बच्चे क्लियरली शक्लें नज़र आ रही थी। 5 से 6 पेरेंट्स अभी तक सामने आए जिन्होंने FIR कटवाई है, और ज़्यादातर का फेयर ये था कि जी पुलिस के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और दूसरा मसला ये था कि 1-2 वालिदैन ने ये भी कहा कि जी हमें बच्चे ने बताया था, लेकिन हमने इसलिए इग्नोर कर दिया कि हम लोग गरीब लोग हैं तो हम इस सिस्टम से फाइट नहीं कर सकते। सो एक स्टेट के ऊपर अपने शहरी का इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि मैं अपनी शिकायत करूंगा, और आपने जो बात तो कोई बताई एक्शन कि होगा। एक मतलब वो रिपीटेडली वही बच्चे उसके साथ जा भी रहे थे, और वो उन बच्चों के साथ ज्यादती भी कर रहा था, और वो उसको फिल्म भी कर रहा था। और ये भी अभी आपने बताया कि ये वो बच्ची नहीं थी जिसकी वजह से रिपोर्ट हुआ है, दिस वाज द मैन जिसने रिपोर्ट किया है, और ये बच्चे रिपोर्ट भी नहीं कर और रहे। कितनी नॉर्मल बात थी उस बच्ची के लिए कि यूएसबी का मैं यूटिलाइजेशन क्या करूं, इस पे मैं गाने भरवा लेती हूं। एज क्या थी? अराउंड 7। 7 साल की बच्ची थी। मैं सोची मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना मीडिया का क्या रोल है। अब बच्ची को क्या रिक्वायरमेंट थी कि जी मुझे गाने भरे हुए अपनी मर्जी के चाहिए इस पे। व्हाट इज हैपनिंग टू हर इज समथिंग वेरी नॉर्मल, और रिपीटेडली मॉलेस्ट होती रही है, और गाने उसको चाहिए। 150 रुपए वो किसी बच्चे को दे देता होगा, कितना दे देता होगा? That is exactly my point when I say कि जो बच्चे बैड टच गुड टच की हम अभी बात कर रहे थे, बच्चों को पता नहीं चलता, क्योंकि ये लोग जो हैं, जब ये द बैड टच इज नॉट रियली अ टच दैट यू कैन इंस्टेंटली रिकग्नाइज एज बैड। वो इतनी चालाकी से होता है टच कि ऐसा अगर रिपीटेडली हो रहा है, वो बच्ची कह रही है मुझे कुछ भी नहीं है, व्हाट एवर शी माइट बी कॉलिंग हिम अंकल, जो भी कर रहे हैं मुझे उससे कोई मसला नहीं है, एज लॉन्ग एज आई एम गेटिंग मनी और गुडीज और व्हाट एवर आउट ऑफ इट। She doesn't care. She doesn't even know what was happening to her. आप रुबीना जी, आप इस बात को सोचिए कि ये जो 100 बच्चे मोलेस्ट हुए, हरास्ड, उनके साथ रेप हुआ है, ये बच्चे बड़े होकर इन बच्चों का अपना क्या माइंडसेट बन चुका होगा, जिनके लिए ये चीज़ें इतनी नॉर्मल हैं कि वो बच्चे इसको रिपोर्ट नहीं कर रहे और वो खामोश हो रहे हैं। सो आप ये सोचें, ये जो बैकलॉग जमा हो रहा है, ये एक बड़ी एज पे आके किस तरीके से निकलेगा। वो जो लड़के मोलेस्ट हुए हैं, जिन बच्चों लड़कों के साथ ज्यादती हो रही है, उनके लिए चीज़ कितनी नॉर्मलाइज हो गई है। मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि दिस इज जावेद 2.0 री-इनकारनेटेड, ठीक है। आपने जावेद के साथ क्या किया, आपने उसके बाद जितने भी लोगों ने इस तरह की हरकत की, और ये डेली बेसिस पे हो रहा है, आई एम श्योर आप दोनों तो गवाह हैं, एंड यू ऑल्सो, आप उन लोगों के साथ क्या कर रहे हैं कि वो लोग जो लोग इसी ट्रेंड पे चल रहे हैं उनके लिए इबरत हो। आप उनको कहीं कोने में जाके एक खुफिया मार देते हैं, या आप उनको you don't want us to talk about Javed, you don't want us to see the movie made on him, you don't want us to know that this ever happened, to know about Javed। ये गलत है। ये एक दफ़ा की सज़ा, एक दफ़ा की मौत इन लोगों के लिए काफ़ी कम है, उस ज्यादती के लिए कम है जो 100 बच्चों के साथ, 200 बच्चों के साथ या 10 बच्चों के साथ भी होती है। मैं तो यकीन मानो तो बच्चों पे अटक गई हूँ। ज़िया वान साहब ने भी ज्वाइन किया है, जनाब ये लॉ एंड ह्यूमन राइट्स के, और NGO भी चलाते हैं। ज़िया साहब आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। ज़िया साहब मुझे बताएं, सबसे पहले तो चलें अभी इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना है बहुत ज़रूरी है, और हम इस पर इतना बात भी करते रहते हैं, फांसी भी दी जाती है, सरेआम फांसी देने की बात की जाती है, उसके बावजूद ऐसे वाक़यात होते रहते हैं और माँ बाप को भी पता नहीं चलता। लेकिन ये जो बच्चे जो इस चीज़ से गुजरते हैं, ज़िया साहब, फिर उन बच्चों की सैनिटी को वापस लाने के लिए कितना टाइम लगता है? क्या ये बच्चे कभी वापस आ पाते हैं अपनी उसी पुरानी स्टेज पे, उसी मासूमियत वाली उसका स्टेज तो पे?
थैंक यू वेरी मच। बात ये है कि वो तो एक लॉन्ग प्रोसेस है जो हमारे मुल्क में नहीं है। जो लोगों को रिहैबिलिटेट करना, उनको दोबारा से फॉर्म में लाना, बेसिकली पूरा सिस्टम देखें ना आप कि सिस्टम है क्या। आप ये देखें वो बच्चे कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसी फैमिली से। अब मैं ऐसी सारी फैमिलीज़ को हमारे घरों में भी आके ख़वातीन काम कर रही होती है, मर्द भी काम कर रहे होते हैं। पता चला जी वो बाप जो है वो गार्ड है और वो पूरी रात बाहर ड्यूटी दे रहा है, और माँ जो है वो डोमेस्टिक सर्वेंट है, बच्चे बाहर घूम रहे हैं। तो नोबडी केयर्स। और कोई ये NGO या बाकी जो गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारे फेल हो गए कुछ भी करने को, क्योंकि आपके पास सिस्टम नहीं है। सिस्टम अब नहीं बनाएंगे। मुझे याद है मैं 30 सालों से जाके जो IG आता था उससे बैठ के मैं मीटिंग करता था। मैं कहता था कि ऐसा करें कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा पूल बना दें और कॉन्फिडेंशियलिटी को भी मेंटेन रखें लोगों को खौफ और राज से बचने के लिए। मैं एक ज़माने में US गवर्नमेंट ने इनवाइट किया, तो हम एक पुलिस के ट्रेनिंग के स्कूल में गए। तो उधर गए तो वहाँ सारे स्कूल के यंग बच्चे आए हुए थे। बोला ये बच्चे आते हैं यहाँ और इनको बाकायदा वो पूरा राइड करवाते हैं सारा कुछ, और उसके बाद उनको वो खौफ दूर करते हैं बच्चों से, सिटीज़न से। मतलब बाकी तो क्रिमिनल को खौफ है या नहीं, लेकिन सिटीज़न का और उनका क्या रोल है वो हमारे यहाँ बहुत बड़ा गैप है। लोग रिपोर्ट नहीं करना चाहते, और ये हकीकत है कि हर आदमी तो एक जैसा नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी जो पुलिस है उनका जो रवैया है, तरीका है, वो बहुत ब्रूटल है। वो लोगों के साथ उस तरह से नहीं ट्रीट करते जैसे उनको चाहिए। हर आदमी शक की निगाह से देखता है हर बंदे को कि इसी का कसूर होगा, खासतौर पे औरत और बच्ची अगर हो और उसके साथ कुछ हो गया तो यही सारी है, यही इसका दिल चाह रहा होगा, इसने कहा किया, सही नहीं पहने, हाँ, यही बात। तो बात यह है कि आपको अपने सिस्टम को सही करने के लिए पुलिस में भी जो ब्लैक शीप्स हैं उनके एटीट्यूड के हवाले से और उनकी ड्यूटी के आवर्स भी जो है ना, आई हैव सिंपैथी के वो इतने बड़े ख़राब ड्यूटी आवर्स हैं कि वो बिल्कुल दुनिया से तंग हुए होते हैं। तो बात ये मुझे लगता है लोग डिप्लॉयमेंट्स भी कम है, कम लोग देखिए ये जो मेरा ये ख्याल है कि ये जो हमने सेंट्रलाइज पुलिस सिस्टम रखा हुआ है ये नहीं चलेगा। हम शुरू से कह रहे थे कि भाई ये जो है ना, आप जैसे कोर्ट है, कोर्ट की पुलिस अलग होनी चाहिए। इसी तरह अगर ये सोशल इश्यूज पे जो काम करने वाले लोग हैं उनका एक अपना बैकग्राउंड होना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए उनको। फिर आप उनको अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज एक कमेटी बनी हुई हो जिसमें रुबीना साहिबा या आप या जो भी ऐसे सिटीजन जो बहुत कंसर्न है वो भी हों, और सिविल सोसाइटी के लोग भी हों, साइकोलॉजिस्ट हों, साइकेट्रिस्ट हों, ये बैठ के वो लोगों इन चीज़ों पे काम करें। यहाँ कोई नहीं है रिसर्च का इदारा। आप बता दें अगर पुलिस में कोई रिसर्च का ऐसा इदारा है कि किसी केस पे बहुत बड़ी रिसर्च की हो कि भाई ये क्यों हो रहा है, मतलब इसके रीजंस क्या हैं। ऐसा है कि अगर मैं स्पेसिफिकली अगर मैं हरासमेंट के वाले से बात करूँ तो उसमें क्या कोई ऐसी रिसर्च है कि क्यों हमने तवातुर से वाक़यात क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? हमारे पास रिसर्च एंड ट्रेनिंग विंग है, लेकिन मैं आपको फिर भी यहाँ पे मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो भी होता है हम समझते हैं वो सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी है, और जब तक हम लोग ये समझते रहेंगे कि हम जिम्मेदारियां शिफ्ट करते रहेंगे एक डिपार्टमेंट पे और सारे एब्जॉल्व हो जाएंगे, तब तक आपके किसी भी सोशल इशू का हल नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हर कंपोनेंट की उतनी जिम्मेदारी है जितनी पुलिस की जिम्मेदारी है, हर बंदे की उतनी जिम्मेदारी है जितनी पेरेंट्स की, हर चीज़ की। और मैं आपको बताऊं कि मैं सोच रही थी कि क्यों रिपोर्ट हो रहे हैं या क्यों बढ़ रहे हैं, जैसे आप लोग कहते हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग और हम लोगों ने जो बैठ के उस पर वर्किंग की है, केसेस नहीं बढ़ रहे, रिपोर्टिंग बढ़ रही है, एंड विच इज़ अ वेरी आई थिंक ए वेलकमिंग स्टेप कि हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि क्या अगर ये रिपोर्ट नहीं हो रहे थे काफ़ी साल पहले और हमारे पास कम तादाद थी, हमने कहा जी के रेप के रिपोर्टेड क्राइम इतने हैं और अभी बढ़ रहे हैं, आपकी कंपेरेटिव डेटा एनालिसिस ये बनती है। बट एज अ सोशल मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी डू यू पीपल ऑल अग्री कि ये केसेस नहीं हो रहे थे? नहीं बिल्कुल ये तो सही है, बिल्कुल। ये तो इनकी बात जी तो ये हमारे पास रिपोर्टिंग बढ़ी है, और इससे जो आप एक दूसरी चीज़ ड्रॉ कर सकती हैं वो ये भी कर सकती हैं कि वो जो गैप था पुलिस और लोगों के दरमियान वो कहीं ना कहीं अभी ब्रिज हो रहा है, तभी लोग कॉन्फिडेंटली आ रहे हैं कि आप हमारा केस रिपोर्ट करें।
और इस पे बड़ी देखिए, वजह मुझे ये भी लगता है कि ख़वातीन को कभी जो है ना उसमें तादाद बढ़नी चाहिए, क्योंकि ख़वातीन बंदों से जाके अगर अपने हरासमेंट को की वाक़यात बात करते हुए घबराती हैं, लेकिन कोई खातून बैठी हो तो उनसे वो खुल के बात कर सकती है। बिल्कुल तो ऐसा ये है। भी एक बात है अगर हम हरासमेंट के हवाले से बात नहीं, करें। इसमें देखिए ना, जो हम लोग बात कर रहे थे डेटरेंस की, जी जी कि खौफ क्यों नहीं है, जो सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े बड़े इंसिडेंट हैं। मुझे तो अब भूल ही गए कितने इंसिडेंट, हम तो सारी ज़िंदगी यही करते रहे। हमने जिस तरह से किए, उस ज़माने में जब कोई रेप रिपोर्ट नहीं करता था, हमने रेप केसेस जो चलाए और उसको वो पब्लिक में आके उन्होंने जिस तरह से बहादुरी से औरतों ने बात की है, उससे ही सारा क्लिक टूटा है। ये एक परसेप्शन इनका गलत नहीं है, अप्रिशिएट करना नहीं, चाहिए। ये हम गलत लोग नहीं है। जैसे आपका परसेप्शन ब्लेमिंग करते हैं, नहीं, और ब्लेमिंग नहीं इस है, पे- आपका अच्छा, परसेप्शन ठीक है। अच्छा, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि मुख्तारा माई जिसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती हुई थी, आज भी लोग, आप देख लें कितने लोग हैं कि उसके हक में बात करेंगे। हाँ, हमें विक्टिम से आदत है कि हमें विक्टिम को लेके हमें उसको हमसे नहीं, घर में ट्रेनिंग देख लेना बेटों की और बेटियों की। तो हम अपने आज घरों में आप देख लें। कहे जी मुख्तारा माई, पिछले मुख्तारा माई ने एक बड़े ब्रांड के लिए कैट वॉक की थी, लोगों ने भौचाल मचा दिया था कि मुख्तारा माई अब कैट वॉक करेगी। ये तो माइंडसेट है। मैं ज़रा जो बच्चे हैं जो विक्टिम बने हैं, मैं ज़रा उनकी मेंटालिटी के वाले से बात भी करना चाहूँगी कि उनका क्या रिएक्शन है, वो बच्चे क्या करें, क्या वो किसी थेरेपी से गुजर रहे हैं और क्या प्लान होता है एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम कुछ रिपोर्शंस के हवाले से भी बात कर रहे थे और बच्चों की तरफ से समझने की भी कोशिश कर रहे थे कि ये बच्चे जो कि रिपीटेडली एक बंदे से जिनसी तौर पे हरासा हो रहे हैं, वो बच्चे ये रिपोर्ट नहीं कर रहे थे। वो बच्चे वैसे रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे थे? देखिए जी, मेरा ख्याल है एक तो रिपोर्ट ना करने की वजह ये थी कि कुछ उनको लालच था कि जी वहाँ से उनको कोई थोड़े बहुत पैसे 100, 150, 200 रुपए इतने मिल जाते थे। दूसरी बात ये कि कुछ ने अपने पेरेंट्स को बताया था, वो ये फील कर रहे थे कि जी इग्नोर कर दो, पुलिस से कौन डील करेगा। अच्छा, अब मैं फिर भी क्रेडिट देती हूँ उस बंदे को जिससे मैंने अभी कहा ना, सिटीजन पुलिसिंग हमारा भी एक रोल है। जैसे कि कहा कि हम चीज़ों को ये नहीं कह सकते कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब एक बंदे की नॉलेज में आ गया कि यूएसबी पे क्या कंटेंट है, उसने खुद पुलिस बुलाई, ही टुक दैट एक्शन, ही डिसाइडेड टू डील विद द पुलिस टू फेस व्हाटएवर कॉन्सिक्वेंसेस दैट विल फॉलो थ्रू। और फिर वहां से ये आइडेंटिफाई हुआ कि 200 से ज्यादा वीडियोस तो फोन पे मौजूद थी और पूरी डायरी वहां पे मेंटेन थी, कितने इंसिडेंट्स हुए थे, कितने विक्टिम्स थे, सारी डिटेल्स वहां पे थी। अच्छा, अब बच्चे जब माँ बाप को बताते हैं, दो ऑप्शंस हैं। एक, वो ये सोचेंगे हु वांट्स टू गेट इन्वॉल्व इन दिस कॉम्प्लिकेशन। दूसरे, वो कह देंगे कि भाई हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें तो काम पे जाना है, बच्चे वाही तबाही फिरते रहे, हम कुछ कर नहीं सकते। और लोगों को ये होता है कि किसी बच्चे की आगे जिंदगी खराब होगी। बिल्कुल, कि अगर लोगों को वजह से बात निकलेगी, बिल्कुल सब कहेंगे कि जी इसके बच्चे में कोई था। स्पेशली लड़कियों में तो खास तौर पे होता है। विद मेन, विद बॉयज, आप देखिए कि यही आगे जाके परपेट्रेटर्स बनेंगे। जी जो पेडोफाइल्स होते हैं, अगर आप इनको चेक कीजिए तो इनके बैकग्राउंड में यही निकलेगा। मैं जैसे ब्रेक में बात कर रही थी, जो इमरान था जिसने जो नासिर ज़ैनब जिसने बहुत सी बच्चों को रेप किया था, वो खुद बच्चों ने ऐसे मोलेस्ट हुआ था। ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि जैसे ये बच्चे तो नॉर्मलाइज हो गए थे, इनमें से बच्चा कोई रिपोर्ट भी नहीं कर रहा था। इन बच्चों की बड़े होकर फिर क्या नफ्सियात बनती है? और साथ में मुझे बताइएगा, ये जो छोटी छोटी बच्चियाँ हम जिनको गलियों में देख रहे हैं कि जो गलियों में जा रही हैं भाई के साथ और फिर कोई आके उनसे कोई ऐसी गंदी हरकत करता है, इसका कितना टोल होता है पर्सनैलिटी पे और इंसान की नफ्सियात पे? जैसे आपने कहा ना कि इन बच्चों के साथ बड़े होकर इनकी नफ्सियात पे क्या असर पड़ता है। ये बच्चे खौफजदा रहते हैं, ये बच्चे शेम का शिकार हो जाते हैं, ये बच्चे बाज़ औक़ात ऐसी इनसिक्योरिटीज़ में आ जाते हैं कि ये किसी पे सारी ज़िंदगी ट्रस्ट नहीं कर सकते। ऐसे केसेस भी हैं हमारे पास जिसमें लड़कियां आती हैं और शादी की उम्र है, शादी नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि उसका ताल्लुक उनके बचपन में जो उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ, ओह माय गॉड, उसकी वजह से वो इस खौफ में मुब्तला हैं कि अब शादी को वो कैसे फेस करें। और वो ट्रिगर भी चीज़ें हो सकती हैं। वो चीज़ें असल में अभी तो वो हुआ नहीं है ना, अभी तो शादी हुई नहीं है। वो शादी से पहले वो वाक़या उनको ट्रिगर कर रहा है कि अब मैं एक इंसान के साथ होंगी और वही सब कुछ मेरे साथ होगा। तो वो चीज़ उनको PTSD में लेके जाती है, जिसको हम पोस्ट ट्रॉमा कहते हैं। तो ये चीज़ें इंसान को अंदर ही अंदर इनसिक्योर और आगे ज़िंदगी में जीने के काबिल नहीं छोड़ती, यानी एतमाद के साथ जीने के काबिल नहीं छोड़ती। और इंसान ट्रस्ट इश्यूज़ में और फिर दूसरों को फेस नहीं कर पाता, उसको लगता है मेरा कसूर था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंसान को इसमें लगता है शायद मेरा कसूर था। अच्छा, इसको क्यों लगता है? क्योंकि पेरेंट्स भी आगे बढ़ के उसके ऊपर बात नहीं करते। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि पुलिस में रिपोर्टिंग नहीं होती और आगे चीज़ें फर्दर नहीं की जाती। सेकेंडली, उस बच्चे को थेरेपी तक पे लेके नहीं जाते कि हमारे बच्चे, एक तो बेटियों के हवाले से होता है
कि ये बदनाम हो जाएंगी, इनके आगे हम शादियां कैसे करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, पुलिस में रिपोर्टिंग ना करने का भी एक वजह ये होती है कि हमारी बच्ची जो है वो बदनाम होगी और हमें तो आगे चल के इसकी शादी करनी है। बिल्कुल। अच्छा, लड़कों के साथ जब होता है, छोटे बच्चों के साथ जब ये अब्यूज़ होता है, तो ये आगे चल के फिर वही दूसरों के साथ करते हैं, और ये चीज़ अगेन बहुत वो लाहौर वाला वाक़या है ना, जिसमें 11 मर्डर हुए थे, एक बंदे ने बता दिया, वो बच गया था। ये कोई पूरा गैंग था, उन सब के जब बैकग्राउंड देखे दूसरे शहरों से थे, और बचपन में इनके साथ वो ज़्यादती हुई थी, जिनसी ज़्यादती, और उसके बाद ये दाता दरबार आ गए थे, फिर इन्होंने पूरा गैंग बना लिया, ये हिजड़े बन के खड़े हो जाते थे, और बड़ी अच्छी अच्छी फैमिलीज के लोग, हाँ, वो ले जाके वो उस बंदे के साथ जाके वो उसके साथ भी ज़्यादती करते थे और उसको मार देते थे। वो एक बच गया तो उसने, और कई बचे होंगे और भी, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया। और कितनों का गुस्सा उन्होंने कि वो बोले जी हिजड़ों के साथ ये जा रहे हैं, वो हिजड़ों के रूप में थे, उनका तो पूरे 11 लोग पकड़े गए थे, वो सारे पता चला कोई किसी को जो है ना वो कोई बारटेंडर है, वो उसने उसको ज्यादती की है, कभी कोई पुलिस वाला है उसने ज्यादती की। आप इधर सड़कों पे चले जाएं, लड़कियां, यंग लड़कियां, 14-14, 15-15 साल की लड़कियां, आप जो आता हाथ लगा देता उसको, और वो भी उसको एक्सप्लॉइट कर रही होती है। हर बंदा, आपको मैं बता नहीं सकता, ट्रैफिक पुलिस भी हो, अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन जो बात इन्होंने की है मैं समझता हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम पुलिस पे बात करें। पुलिस तो सिर्फ पुलिस की बात नहीं करें, आप बात करें कि हमारा पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फेल हो गया है। हम भी उसी इनके ही साथ मिलके काम कर रहे होते हैं, ना इन्वेस्टिगेशन सही है, ठीक है ना उसको कहीं आगे टाइम मिलता है। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, हमारे पास फोरेंसिक के हवाले से कोई चीज़ें नहीं है, हमारे यहाँ जो है ना वो प्रोसिक्यूटर भी उस तरह का इंटरेस्ट नहीं लेता है। फिर उसी तरह जो कोर्ट का हाल है वो बहुत बुरा है। तो इतने केसेस पेंडिंग तो है, पूरा पेंडिंग तो चलो अलग बात है, लेकिन देखें आप ये तो पता हो ना कि जो कुछ होने जा रहा है वो हमें पता हो कि भाई किस तरह की मेजॉरिटी जो लोग निकलते हैं वैसे मैं भी पूछूं कि इनको क्या challenges आते हैं। हमारे साथ कॉलर मौजूद है, मिसेस शाहिद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मदिया? जी अल्लाह का शुक्र। जी क्या पूछना चाहेंगी? बस आज आपके टॉपिक के हवाले से बस मुझे ये बात करनी है कि ज़ाहिर है रेलेवेंट बात तो सारे कर रहे हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है। अफसोस की बात ये है कि एक लॉयर बैठ के कह रहे हैं कि जस्टिस नहीं है, एक पुलिस वुमेन बैठ के ये कह रही है कि यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। और आप मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से अगर ये पुलिस और जस्टिस अगर ये बात कर रहा हो कि इंसाफ नहीं है और कानून नहीं है, तो आवाम कहाँ जाएगी? ये किसका काम है इम्प्लीमेंट करना? किसका काम है? खातून पुलिस ऑफिसर ये कह रही है कि सबको मिलके करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन एज अ मुस्लिम कंट्री हमें यहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई? गवर्नमेंट कहाँ है? गवर्नमेंट को नहीं पता होता यहाँ लड़कियों के साथ खवातीन, आप लड़कियों की बात कर रही हैं, मैं 50+ हूँ, ठीक है, कई बार मेरे साथ हुआ है। मैं जब मारती पीटती हूँ, मैंने कई लोगों को मारा है, ठीक है ना। तो वो फिर क्या होता है, आवाम जमा हो जाती है और ये होता है छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, अरे भैया तो आजकल का तो माहौल ही यही है। तो माहौल क्यों है ये, क्यों सोशल मीडिया इतना ज्यादा आपे से बाहर हुआ? लेकिन किसी भी चीज को मैं ब्लेम नहीं करती, मैं ब्लेम करती हूँ अपनी गवर्नमेंट को, अपने उन इदारों को जिनके पास ये सारी अथॉरिटीज है, वो क्यों नहीं करते? क्या माफिया इतने पावरफुल हो चुके, हर किस्म का माफिया वो इतना पावरफुल हो चुका है कि वो इन सब लोगों को घास नहीं डालता। ये डमीज है क्या सारे? लेकिन शायद उसके साथ ना साथ साथ देखिए, अब वो पुलिस एक चीज़ है, हम सबको एक चीज़ में ना मिल के अपना ये भी किरदार अदा करना है, क्योंकि देखिए जो कर रहे हैं ना वो भी हमारे घरों से उठ के, आपको नहीं पता मेरे घर में जो ड्राइवर है वो बाहर जैसे गली में निकलता है तो वो किसी को कैसे देख रहा है, तो ये हमारा भी इसमें वैसे वाकई किरदार आ जाता है। जैसे रिपोर्ट करने वाली बात ही, हम जहाँ पर छुपाएंगे ना वहाँ पर जो जुर्म कर रहा है ना उसको और तक़वियत मिलेगी, क्योंकि उसको पता है। जैसे एक आम आदमी ने रिपोर्ट किया, अभी देखिए 100 बच्चे थे, कोई बच्चा नहीं बाहर आया जिसने रिपोर्ट किया हो, कोई भी नहीं आया, पेरेंट्स भी बाहर नहीं आए, सिर्फ एक आदमी आया, तो वो आया, उसने आदमी एक्शन है। तो इसमें मेरे ख्याल से हम सबका, हम रिपोर्ट तो करें, फिर अगर वो नहीं करते। लेकिन इनकी जो बात है ना, इसमें मैं एक बात कहूंगा कि हमारे मुल्क में लॉज तो इतने हैं कि आप सोच नहीं सकते। मैं अभी यूएन के एक ट्रेनिंग मैंने करवाई थी, यूएन वुमेन के साथ मिलके, अस्मा ने भी अटेंड की थी वो ट्रेनिंग, तो उसमें मैंने कोई 1020 के करीब जज, लॉयर्स, प्रोसिक्यूटर्स इनको ट्रेन किया था 5 शहरों में, कराची, कोयटा,
दादू, खैरपुर और रावलपिंडी में। ये UN Women के अपने डिसाइडेड थे। वो हमें जब फॉर्म भरवाए सबसे हमने शुरू में और फिर बाद में भी, तो उससे हमें सारा क्या पता चला कि ये जो वकील हैं, जज हैं, प्रोसिक्यूटर हैं, वो 25 लॉ जो मैं पढ़ा रहा था जेंडर बेस्ड वायलेंस पे exactly. और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे, वो उन्होंने कभी खोले ही नहीं थे। I will second that कि तो जेंडर बात बेस्ड ये है वायलेंस कि पे आपका निज़ाम कैसे चलेगा, सिर्फ किताबों में अगर कानून होगा, जो मैं कह रहा हूँ, और अगर implementation हम तक तो नहीं आ रहा। हम तो डायरेक्ट हम एविडेंस दे रहे हैं ना कि भाई हमारा सिस्टम कहाँ खड़ा हुआ है, और ये तो लोग बोलते ही नहीं है, हम तो बोलते हैं। हमें भी लोग बोलेंगे कि भाई ये देखो कैसी बातें कर रहा है, कि ये कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है और ये बोल रहा है। तो हम रुबीना साहिबा को याद होगा जो प्ले हमारे, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से बड़ी, अब जिंदा के प्ले देखिए साहब, सोशल मीडिया की वजह से तो आवाज भी उठती है। आप देखिए ज़ैनब का जो केस था वो उठा ही सोशल मीडिया से, क्योंकि जैसे वो कच्चा उनसे, और फिर कहाँ कहाँ दुनिया में बात नहीं की गई। तो इस बात में तो मैं कहती हूँ सोशल मीडिया को बहुत क्रेडिट देना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारी मूवमेंट चलती है, फिर अगर मैं CCT पंजाब के वाले से बात करूँ, दे आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क, कि हम ऐसे बहुत सारे केसेस देखते हैं। और क्योंकि मेरा खुद भी ताल्लुक लाहौर से, तो मैं पता है कि बहुत सारी चीज़ों में आपको पता है कि किसी ना किसी तरीके से काम जो है ना वो नहीं, लेकिन हो जाएगा। उन्होंने जो बात की ना वो बहुत इंपॉर्टेंट जब हैरासमेंट की बात आती है फ्यूचर के हवाले से, आप इधर अगला प्रोग्राम करें तो आप बुलाएं विमेन जो मिनिस्ट्री के जो भी करता धरता है, उनकी मिनिस्टर को बुलाएं, सेक्रेटरी को बुलाएं, आप चिल्ड्रन में जो हैंडल कर रहे हैं उनको बुलाएं, सोशल वेलफेयर वालों को बुलाएं, जरूरी है, हेल्थ वालों को बुलाएं, बोले भाई आप क्या कर रहे हो। एक और कॉल साथ है हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम। मैं डेस्क साहब आपके पास सारी कॉलर क्योंकि बहुत देर से वेट करें। हुमैरा हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम अस्सलाम। मदिया कैसे हो आप लोग? बिल्कुल ठीक। आप क्या कहना चाहेंगे हुमैरा जी? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए मैं भी 50+ ना, ये चीजें जो होती है, हर औरत जिस रोड पे निकलती ना वो बहुत परेशानी में होती है। यानी कि अब मैंने तो रक्शे वगैरह में जाने की छोड़ दिया पहली बार, क्योंकि जहाँ बंदा खड़ा होता है ना 10 गाड़ियाँ आके रुकती है। ये चीजें जो होती है ना लेडीज के लिए इतनी होती है। हमारा मुल्क है, हम कर रहे हैं भाई, हम जा रहे हैं आ रहे हैं, हमें आजादी नहीं है, लेकिन हमें डर है। अब आपको मैं आपको सही बात बताऊं, थर्ड तबका जो होता है ना रोडों में चले होते हैं ना ड्राइवर हजरात, अब आप उनको ही देख लीजिए, कोई आप सेफ नहीं है, आप अपने किसी हेल्पर से सेफ नहीं है, घर में भी सेफ नहीं। यानी कि आप रोडों की तो बात बाद में करें, जो आपने घर पे हेल्पर रखे हैं, अपनी सेफ्टी के लिए रखे हैं, अपने हेल्थ के लिए रखे हैं, उनसे आप सेफ नहीं है। तो तो हमें चाहिए कि हम एक आवाम जो है मुट्ठी जैसे कहते नहीं होके आराम से प्यार से लड़ झगड़ के नहीं, बहुत प्यार से लेके अपने आप को निकालें। और प्लस ये जो बच्चियां मैं जो देखती हूँ ना, मुझे दिल बड़ा दुखता है ना। और जिस तरह हम ड्रामे देखते हैं, हम सीखते हैं कि ये चीजें सीखो, ये चीज दिखा रहे हैं, सीखने के लिए दिखा रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम के लिए आपको दिमाग हाजिर होने चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए, पहली बात है। तो मैं प्लीज आप ये लोग जो आप लोग सारे बैठे, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग ये बातें इसलिए ज्यादा करें ताकि बच्चियां अच्छा सेफ रहें। हम 50+ तो चल ही जा रहे हैं, हम लोग को इतनी अब टेंशन नहीं रही मुझे लगता है, लेकिन जो बच्चियां हैं ना प्लस, उनके लिए प्लीज करें आप, वो सेफ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हुमैरा जी, बहुत शुक्रिया जी। आप कुछ ऐड और हम तो बच्चों की बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चों पे भी बात करनी चाहिए जी। एग्जैक्टली हम सेम ये बात कर रहे हैं हमारे सर। एग्जैक्टली मैं बात ये करी कि सिर्फ बच्चियां नहीं, छोटी बच्चियां, बच्चे भी हमारे बच्चों के साथ ज्यादा देखिए ये जो सारा मुझे उस वक्त पता चला जब हमने बच्चों पे और विमेन पे काम शुरू किया, डेटा इकट्ठा किया, तो पता चला बराबर है ऑलमोस्ट। एग्जैक्टली जी। हम क्योंकि हम लोग सारे जो है उन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, उन प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे आपके पास एक पावरफुल पोजीशन है और जहाँ पे आप कंफर्टेबली अपनी वॉइस रेस कर सकती हैं। दूसरी बात ये कि आज हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं वो बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है। इसकी आवाज़ जो है हर घर तक पहुँचती है, हर लड़की हर लड़का सुन रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए सोल्यूशन ओरिएंटेड और पॉजिटिव चीज़ें, क्योंकि ये वो फोरम है जिसे हम लोगों को बताएं। आज मैं पाकिस्तान की हर बच्ची को बताना चाह रही हूँ कि अगर आपके साथ कोई वाक़या होता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस और आवाम का जो साथ है वो हमेशा यूं ही रहेगा, हमेशा। You can always put confidence in your police officers, you can always put confidence in your system। ये परसेप्शन जो सालों साल सदियों से चलता आ रहा है कि जी हमें कोई सुनने वाला नहीं है, हमारा सिस्टम तो बैठ गया है, बस सब कुछ डूब रहा है। मैं कहती हूँ कि हमें इन चीज़ों से बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए
बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं जिनको हाईलाइट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम लोग इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं करेंगे हम लोगों का कॉन्फिडेंस विन नहीं कर पाएंगे। आज पूरे सिंध में विमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल्स तैनात हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है विमेन पुलिस ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया गया है विमेन प्रोटेक्शन सेल्स में, थानों में, ताकि अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं करते तो आप डायरेक्ट जो है विमेन प्रोटेक्शन सेल में जाएं और एक खातून के साथ डील करें। अगर आप नहीं जा सकते तो आप ऑनलाइन अपनी कंप्लेन रजिस्टर करें, और जिसका मैं आपको बताऊं बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ द प्रोसेस, इसकी बड़ी अकाउंटेबिलिटी होती है कि ये कंप्लेन आई ऑनलाइन, इसका क्या डिस्पोजल हुआ, आपने क्या किया, आपने कंप्लेनेंट से बात की या नहीं की। खवातीन को देखती हूँ, ये तो खैर अल्लाह का शुक्र है हमारे चैनल में तो अगर मैं देखूँ तो हमारे चैनल में खवातीन ज़्यादा तगड़ी हैं, तो सुना जाता है अगर हम कोई बात करें तो, क्योंकि उन्होंने खवातीन को अच्छी पोजीशंस पे, जी और खवातीन को अच्छी पोजीशन पे, बट स्टिल आई हैव वर्कड इन दोज चैनल्स जहाँ पे मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियों को देखा है कि जो कि जब हरास भी हो रही होती हैं और अगर वो आगे इसको रिपोर्ट करना चाहें और अगर वो HR को ईमेल करें, उसी लड़की को ब्लैक लेबल करके फायर कर दिया जाता है कि जी ये अच्छा काम नहीं करिए, यूँ नहीं करिए, नहीं करिए। तो हमारे यहाँ ये भी बहुत होता है। तो इसमें से इन्फ्लुएंस और आप कुछ कर नहीं पाते क्योंकि विक्टिम खामोश हो जाता है। ये आप बताएं कि पुलिस जो है अगर 5 बंदे पकड़ ले, 8 रेपिस्ट पकड़ ले, हरेसर पकड़ ले, उससे हम कल्चरल शिफ्ट कैसे लाएंगे? नहीं, मतलब उस सोच को हम कैसे चेंज माइंडसेट ही वो है। सही कह रही है बिल्कुल। कि अगर कोई रिपोर्ट करता है तो हम कहते हैं कि ये खातून जो है वो उसका अपना कैरेक्टर सस्पिशियस है, हमारे कमेंट्स और हमारी सोच ऐसे है कि अगर किसी ने रिपोर्ट कर दिया हमारे तो वो सस्पिशियस है, वो क्वेश्चनेबल है। हमारे यहाँ विक्टिम शेमिंग का जैसे हम बात करते हैं, अगर किसी का रेप भी होता है ना तो हम उस लड़की का नाम ज्यादा लेते हैं बजाय कि जो रेपिस्ट है उसका नाम लें, क्योंकि हम उसके नाम की तशहीर करें कि ये बंदा है। जो अच्छा उन्होंने बात की कि हमें इसकी और अवेयरनेस के हवाले से बात है, आपको लगता है रवीना जी हमारे यहाँ ऑडियंस क्या प्रिपेयर्ड है? अगर हम जब भी ऐसे किसी टॉपिक के वाले से बात करना चाहिए जिसमें अगर हम फर्ज करें इंसेस्ट रेप भी आ जाता है, बच्चियाँ घरों में महफूज नहीं हैं, और अगर कोई आपके ख़ानदान में भी कोई जो भी आपके साथ हो रहा है, अगर हम उस पर ड्रामास बनाने की कोशिश करें तो एक पे सोसाइटी का प्रेशर आता है कि बंद करो ये फहाशी, ये क्या बातें बता रहे हैं। हमारे लोग प्रिपेयर्ड हैं इस चीज़ के लिए? प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर नहीं है तो, बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए जो इम्पोर्टेंट हैं। ये काम है मीडिया का, ये काम है टेलीविज़न का, टू एंटरटेन एंड एजुकेट, इट्स नॉट जस्ट एंटरटेन। तो कैमरा को ठीक करना पड़ेगा। देखिए हमने आज से उसकी पॉलिसीज 3 डेकेड्स 4 डेकेड्स पहले जब मैंने टेलीविज़न शुरू किया था ऐसी ऐसी बातें की हैं जो कि आज भी लोगों के लिए टैबू हैं, मगर हुई हैं। बात करने का तरीका कैसा होगा और आपकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या होगी, और लोग एक्सेप्ट करते हैं सही तरीके से। अगर आप सिजल करने के लिए बात करेंगे तो जाहिर है लोगों को वो उसी तरह से उनका रिएक्शन, यानी कि हमें ऑडियंस स्मार्ट भी समझ रहे थे। जैसे PGP के दौर में वो ऑडियंस को स्मार्ट समझते थे और वो स्मार्ट ऑडियंस के लिए लिखते थे, ऑडियंस को अच्छा परसीव करती थी। बिल्कुल बिल्कुल। सो ज़रूरत तो है हर बात करने की, सवाए मतलब सिर्फ सास बहू के अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मसाइल हैं जो डिस्कस होने चाहिए। यहाँ तक कि सास बहू को भी बदल देना चाहिए। अगर ज़िंदगी में नहीं बदल रही, जो कि नहीं बदल रही, तो ड्रामे में ही बदल दो। नहीं आप एग्जाम्पल लेके आइए, आई थिंक बेहतर होगा कि आप कोई ले रोल मॉडल्स लेके आए। रोल मॉडल्स तो मौजूद है। जो हम बात भी कर रहे थे, क्योंकि ऑफ कोर्स जब भी ऐसा कोई हरासमेंट का वाक़या होता है, क्योंकि वो हम जैसे ब्रेक में बात भी करते हैं कि शायद ही कोई ऐसा हो जो कि खातून जिससे ना गुजरी हो, वो 50 साल की खातून ने कहा कि मैं 50 साल की हूँ, तो ऐसे व्हाट शुड बी डन, व्हाट डू यू थिंक कि ऐसी क्या चीज़ होना चाहिए कि एक तो जैसे ना कि विक्टिम को भी करार आए कि हाँ ये जिसने मेरे साथ ये बुरा किया है वो उसको कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया गया, और जो बाकी जो देख रहे हैं जो ऐसा किसी के अंदर भरा हुआ है कि जी मैंने ऐसी कोई चीज़ करनी है, रात चलती बच्ची को, एक पर्देदार औरत को छेड़ना है, उसको भी जरा सबक मिले। व्हाट डू यू थिंक क्या हो सकता है? नहीं, बचपन से लड़कों को ट्रेन करें ना। नहीं, ट्रेन करने के भी तरीके हैं ना। मतलब आपने कर दिया, हम देखते हैं, हम अपने बच्चों को बेहतरीन तरबियत देना चाहते हैं, मगर एक मुआशरा है जिसमें वो रह रहे हैं, वो भी उनको ट्रेन कर रहा है, सिर्फ एक घर नहीं कर रहा। सो कई दफ़ा हम खुद एज पेरेंट्स फेल हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो हमने इसको सिखाया ही नहीं था, ये कहाँ से सीखा? सो बिकॉज वो जो जिनके साथ ज़्यादा वक्त गुजार रहा है वो माँ बाप नहीं है, और माँ बाप तो सिर्फ मे बी अपने तरीके से या लेक्चर से सिखा रहे हैं जिससे बच्चे सीखना नहीं चाह रहे। एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है सोसाइटी का। एंड देन देयर इज अ दुनिया जो अब बिल्कुल आपके टच पे है और जिसका इन्फ्लुएंस शायद सोसाइटी से भी ज़्यादा है। सो आई थिंक एक बेसिक रूल इंसानों को सिखाने का सज़ा है, बस
कुरान शरीफ से लेके आप देख लें तो आपको अल्लाह ताला ने बार बार बताया है कि ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा और होगा, और पनिशमेंट है। हमें पता है कि हमारी किताब हमें ये सिखाने आई है कि ये दुनिया में जैसे भी आप चलोगे आगे जाके आपको इसका सिला या इसका बदला या इसकी सज़ा मिलने वाली है। सज़ा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब से। चीज़ों को अंडर द कारपेट छोड़ना, उन लोगों के बारे में, उनके बुरे करतूतों के बारे में बात ना करना, उनको जाहिर और जब जैसे आप लोग को चुप करा रहे थे, विक्टिम के अंदर शर्म डाल रहे थे कि ये ऐब है तेरे अंदर, तू चुप कर जा, तू चुप कर जा। हाँ, ये छोड़ के उसको पावर अब देनी हमें है। हमारे सिस्टम को, जैसे कि इन्होंने पहले कहा कि हमने अपना होराइजन ब्रॉडन किया है और हम हरासमेंट के ज़मरे में और बहुत सी चीज़ें ले आए हैं। और जैसे आपने कहा कि अब ये जो एक सिर्फ एस्पेक्ट है ना क्रिमिनोलॉजी का, रेप, मॉलेस्टेशन, हरासमेंट, इसका एक अलहदा विंग बनना चाहिए है और उन लोगों के साथ बनना चाहिए जो सिर्फ अपना दिमाग इसी पे लगाएं कि इसको एज प्रिकॉशन या आगे इम्प्लीमेंटेशन इसकी क्या हो कि बहुत सारे लोग जो आइंदा ये करने वाले हैं, जिनके दिमागों में आती है ऐसी बातें, इंसान हैं, उनको, जैसे कि आप ट्रैफिक का असूल बनाते हैं ना, जब आप फाइन लगाते हैं तो लोग तोड़ना रूल्स छोड़ देते हैं ना, इसी तरह यहाँ पे एक सज़ा का सिस्टम बनाना पड़ेगा। ट्रैफिक से आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी लाहौर में, क्योंकि इस वजह से लाहौर में बड़े जहाँ है दुनिया में आप अभी ट्रैफिक को सिग्नल तोड़ते हैं, आपके घर में आपकी पिक्चर आ जाती है और आपको पता है आपने देना ही देना चालान। कराची में ऐसे वाहिद ऐसा शहर है कि अगर आपका सिग्नल खुला भी हो ना, आप फिर भी रुक के देखते कोई और आ तो नहीं रहा, क्योंकि लोग नहीं रुक रहे। तो ये बड़ा फर्क है इसमें। तो ये एक एग्जाम्पल आपको सामने। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। जिया साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, एक केस में हमारे साथ मौजूद होगा और मैं आपको एक मिसाल देती हुई चलूँ। मैं इतना इन्वेस्टेड हूँ नूर मुकद्दम के केस में कि मैं चाहती हूँ ताकि मुझे दिल को भी सुकून मिलेगा जब मैं ज़ाहिर जाफ़र को देखूंगी कि वो सूली पे चढ़ेगा। मेरे बेटे का नाम है ज़ाहिर। कभी कोई उसको मुड़ के कभी ज़ाहिर कह दे ना, तो मैं उसको मुड़ के देखती हूँ, मैं कहती हूँ डोंट कॉल माई सन ज़ाहिर। आई एम सो इमोशनली इन्वेस्टेड इन दैट केस बिकॉज आई डोंट वांट कि ऐसा कोई बंदा सर्वाइव करे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलकर हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम कोशिश कर रहे थे कि अपनी गुफ्तगू को, ठीक है, क्योंकि हमारे मसाइल भी इतने हम उसको डिस्कस कर रहे थे, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि क्योंकि वक्त भी मुख्तसर है तो हम किसी सोल्यूशन हमारे मसला ये कि हमारे हाथों में नहीं है। हम जो यहाँ पे ख़वातीन बैठिए, सोल्यूशन है सिस्टम के हाथ में, क्योंकि सिस्टम एट द एंड ऑफ द डे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि सज़ा और जज़ा वो दे सकता है। हम यहाँ पे अवेयरनेस के वाले से बात कर सकते हैं। मैं शायद ये किरदार अदा कर सकती हूँ कि मैं अपने बच्चे की जो है वो मेंटालिटी उसका मैं ज़िम्मा दे लूँ कि हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि ये एक अच्छा प्रोटेक्टिव लड़का बने अपने क्लास फेलोज़ के लिए, उसकी अपनी बहनों के लिए, अपनी सोसाइटी के बाकी लोगों के लिए जिनके साथ वो काम करता है उनके लिए। बट फिर भी वो जो सोल्यूशन है ना, जो सही प्रोवाइड कर सकते हैं, वो हमारे बड़े जो हमारे स्टेट ओनर्स हैं वो ही दे सकते हैं। एक मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर केस स्टडी भी मौजूद है। हम उनसे भी उनकी कहानी जो उन पर आप बीती सुनेंगे। मैं इनका नाम नहीं बताऊँगी, लेकिन मैं चाहूँगी कि आपके साथ क्या वो आप खुद बयान कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी ना मदर की सेकंड मैरिज थी, तो मेरे स्टेप फादर थे, लेकिन बहुत अच्छे थे। उन्होंने मेरी परवरिश बिल्कुल सगी औलाद की तरह की, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन उनके जो भाई थे ना, यानी कि मेरे सौतेले चचा, उनका बिहेवियर मेरे साथ नॉर्मल नहीं था। कभी स्कूल से आने के बहाने, कभी पार्क ले जाने के बहाने वो मुझे अच्छा टच नहीं करते थे। उस वक्त तो मुझे इतना सेंस नहीं था। जैसे जैसे मैं टीन एज में आई और मुझे समझ में आने लगा कि कुछ नॉर्मल नहीं है, तो मैं डर के मारे शेयर ही नहीं कर पाती थी ना अम्मी से ना अब्बू से कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने इनसे कहा तो कहीं इनके आपस में झगड़े ना हो जाएं, या मेरे फादर मुझसे नाराज़ ना हो जाएं कि शायद मैं गलत कह रही हूँ, या मेरी बात पे पता नहीं यकीन करें ना करें। फिर जब मैं थोड़ी और बड़ी हुई, और हालांकि उन्होंने मुझे कभी डराया धमकाया नहीं, वो मुझे बहलाते थे, तो मैं समझ ही नहीं पाती थी कि बहलावे में कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी को बोलना नहीं है ये या वो, कुछ नहीं। लेकिन जब मैं टीन एज में आई और उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा ही जब मतलब टू मच हो गया, तो मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा सहम गई और मेरे उस वक्त समझ ही नहीं आया कि मैं किससे शेयर करूं। मुझे ही हुआ अगर मैं अम्मी को बताती हूँ
तो पता नहीं वो यकीन करे ना करे या वो मुझे डांटेंगी कि जब बचपन से ये सब कुछ हो रहा था तुमने उस वक्त क्यों नहीं शेयर किया। एक मरतबा उनको घर में कोई था नहीं, वो मुझे कॉलेज से लेकर आए, मतलब ड्रॉप करने के लिए जैसे, तो वैसे रहते ही नहीं थे वो घर में। कभी ऐसा होता था कि अम्मी घर पे नहीं है या इस तरह से, वो कॉलेज से लाए तो उन्होंने मेरे साथ जो है ना, मतलब फिर जब मैं शेयर ही नहीं कर पाई किसी से कि मैं क्या बोलूँ, मैं इतना डर गई और मैं इतना सहम गई कि मुझे ये हो रहा था कि अगर अब मैं किसी को शेयर करूँगी अपने फादर से या मदर से तो वो शायद यकीन ही नहीं करेंगे, और उनके जो उनका मेरे साथ अच्छा बिहेवियर है वो ये सोचेंगे कि शायद ये मेरे भाई पे इल्ज़ाम लगा रही कि जब बचपन से आपने एक चीज़ शेयर नहीं की। आपने कभी भी कोशिश ही नहीं की कभी मैंने बताने की, और आपकी अम्मी ने भी कभी भांपा नहीं कि हमारी बच्ची कोई अनकंफर्टेबल मुझे नजर आ रही है, कभी भी ऐसी नहीं। अम्मी को फील होता था अपने उन देवर पे कि वो कहती थी कि मेरी बच्ची को अगर तुम ले आओ कॉलेज से भी ले आओ, तो उनको भी कभी उन पे कोई शक नहीं हुआ? नहीं, असल में मेरे फादर अच्छे थे तो पहले अम्मी मुझे थोड़ा सा फादर से सिक्योर करती थी, क्योंकि तो दिमाग में होता है ना कि सुतेला बाप। हाँ। तो कभी सुतेले चचा की तरफ, क्योंकि वो साथ रहते नहीं थे तो कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं किया। ये तो कभी कभी आता है। और सुतेले बाप का मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेवियर था, कभी उन्होंने इस तरह से कुछ किया ही नहीं। तो आप उसमें खामोश रही? लेकिन मैं खामोश रही, और जब मुझे समझ आ गई कि अब तो मेरे साथ बहुत गलत हो चुका है और अब मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किससे कहूँ, ना मैं छोटे बहन भाइयों से कह सकती हूँ, ना मैं अपनी मदर से कहना चाहती। मैं इतना डर चुकी थी, सहम गई थी कि अब वो आते थे ना तो मैं उनको उनके सामने से छुपती थी। और मुझे शादी से भी डर बैठ गया था, मुझे मर्द से डर बैठ गया था कि शायद हर मर्द जो है ना वो ऐसा ही होता है। मुझे फिर अपने सुतेले बाप से भी डर लगने लगा था कि पता नहीं इनकी कब इंटेंशंस ऐसी हो जाए। ओह माय गॉड, कि मैं अब तो बालिग हो चुकी हूँ। आप कहीं बोली, फिर बोली अम्मी को बताई? नहीं, मैं कुछ नहीं कहा, मैंने किसी से भी कुछ नहीं कहा। और जब मेरी शादी का टाइम आया तो फिर वो थोड़ा खुद ही रिजर्व हो गए। और आज मैं मीडिया में इसलिए शेयर करना चाहती हूँ ताकि हम इस चीज़ को अवेयरनेस हो कि सिर्फ सुतेला बाप नहीं, उसके सुतेले रिश्ते भी सुतेले ही हैं। वो रिश्ते भी भरोसे के काबिल नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं लड़की हूँ, शायद हो सकता है लड़कों के साथ मैं तो सुनती हूँ देखती हूँ तो मुझे अपना याद आ जाता है सब कुछ, वो मेरे सामने बिल्कुल हर चीज़ रिवाइंड होना शुरू हो जाती है। कभी किसी से, किसी दोस्त से शेयर करने की कोशिश? नहीं, मैंने किसी से कभी नहीं किया, कभी भी नहीं, कभी सोचती भी नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मुझ पे ही। आपके अपने बच्चे हैं? जी, मेरी एक बेटी है, अभी कुछ ही अर्सा हुआ है मेरी शादी को। आपके लेकिन मैं अपनी बच्ची से इतनी ज़्यादा मैं उसको रखती हूँ कि बस बिल्कुल पैम्पर करके रखती हूँ कि बस मेरी बच्ची कि उसके ऊपर धूप भी ना पड़े। आपकी मियाँ डर चुकी हूँ। आपकी मियाँ आपके साथ कैसे हैं? मेरे मियाँ तो बहुत अच्छे हैं, वो तो मेरे साथ अच्छे हैं बहुत। लेकिन मैंने उनसे भी कभी लाजमी, जब मैंने अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं किया तो मैं हस्बैंड से क्या शेयर करूँगी। और वो तो सूटते ही मुझसे ये सवाल करेंगे कि पेरेंट्स पहले मौजूद थे, उनको तुमने शेयर नहीं किया, अब ये बात यहाँ दोहराने का क्या फ़ायदा। हम जो खामोश करा देते हैं उसका कितना टोल होता है बच्चे पे? खामोश कराने का मतलब है कि आपने एक तो उसको खौफज़दा कर दिया, पहली बात। दूसरे, आपने उसको ये बताया कि कसूर सारा तुम्हारा है, इसलिए तुम चुप करके बैठो। और वो जो दंदनाता फिर रहा है, वो इंसान, वो भेड़िया जिसने ये हरकत की है, उस पे किसी को शक नहीं जा रहा। उस पे किसी को शक ही नहीं जाता। इवन मेरे पास एक केस आया, वो खातून, मतलब नाउ शी इज़ 40 और वो अपनी टीन एज का जिक्र करती हैं और वो ये कहती हैं कि मेरे अपने सगे मामू मेरे साथ ये हरकत करते थे और मेरी माँ ये छोड़ के, ये सोच के चली जाती थी घर में। ये तो सौतेले की बात करी ना, हम यहाँ सगे मामू की बात, वो भी मामू। माँ का सबसे ज़्यादा भरोसा यही होता है ना अपने भाई पे। तो वो सगे मामू उनके साथ, और कहती हैं, वो बताती हैं वो खातून के मेरे साथ ये एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा होता रहा। और फिर उसके बाद कहती हैं कि मैं बस डर के मारे खामोश रही, क्योंकि मैं अपनी माँ से क्लोज़ नहीं थी, मैं अपनी माँ को बता नहीं सकती थी कि मेरे साथ ये सब चल रहा है। इसका मतलब माँ को और बाप को बच्चे से इतना क्लोज होना चाहिए और बच्चे को इतना कंफर्ट देना चाहिए कि बच्चे को अगर ज़रा सी खराश है तो उसको पता होना चाहिए कि सबसे पहले मैं इनको जाके बता सकता हूँ। एक्चुअली मैं आपके फोरम पे ये बात भी बताना चाहती हूँ और मैं ये अवेयरनेस देना चाहती हूँ कि पेरेंट्स अपने बच्चों से इतना अच्छा बॉन्ड डेवलप करें कि बच्चे उनसे हर बात शेयर कर सकें, ना कि बच्चे डरते रहें और इस खौफ में कि अगर मैंने बता दिया तो मेरी माँ मुझे मारेगी या डांटेगी या मुझे ही पे सारा इल्ज़ाम आ जाएगा। प्लीज़ अपने बच्चों से उनकी बात सुने, उनको वक्त दें, उनको जज ना करें, उनको सुने वो कह क्या रहे हैं, उनके अंदर चल क्या रहे हैं। वो मासूम बच्चे हैं, वो आपको नहीं बताएंगे तो किससे बताएंगे?
हाँ, इसमें क्या वैसे आप कहते हैं ना कि आपका बच्चा अगर छोटी सी गलती भी हो कि उससे कोई ग्लास गिर जाए, टूट जाए, तो बच्चे फ़ौरन माँ को नहीं बताते कि माँ डांटेगी। तो बच्चा छोटी सी गलती कहते हैं ना, तो माँ उसको सुने, उसको प्यार करे, इस ऐसे ही कॉन्फिडेंस जो है ना वो बिल्ड होगा। बस टाइम कितना है ज़रा शो का बताया जाए, ताकि मैं अच्छा चले कॉलर भी जल्दी से ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, बुशरा मेरा नाम है। जी जी बुशरा। मैं एक आपसे इंसिडेंट शेयर करना चाह रही हूँ। जी जी। कि मैं एक दफा गाड़ी में आ रही थी अपने रोड पे और सिग्नल पे रुकी हुई थी ट्रैफिक, तो एक मोटर बाइक पे एक फैमिली थी, यानी कि एक औरत, पता नहीं उसके साथ उसका हस्बैंड था, बेटा था या भाई था। तो जब सिग्नल ओपन हुआ और जब ट्रैफिक चलनी शुरू हुई तो पीछे मोटर बाइक पे 2 लड़के थे। वो औरत थोड़ी हेल्दी थी, उसने चादर वगैरह ली हुई थी, लेकिन उन्होंने इतनी जोर से उसके हिप्स पे थप्पड़ मारा कि मैं आज भी याद करती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है कि आपकी मतलब ना वो एज देखते हैं ना वो कोई चीज देखते हैं, जस्ट फॉर फन उन्होंने ये हरकत जस्ट फॉर फन की है। अब वो औरत बेचारी मोटर बाइक चल रही है, बस अपने हस्बैंड को नहीं, बेटे को नहीं, भाई को नहीं बता सकती। अब क्या करें, मतलब इस चीज को कोई नोटिस नहीं कर रहा कि औरतें कितना इनसिक्योर फील कर रही हैं। और मैं आपकी आवाज़ से वो तकलीफ़ भी फील करती हूँ, क्योंकि इस एक टच ने उसको ट्रॉमा नहीं दिया होगा, उसने आपको ट्रॉमा दिया। जिस औरत ने वो देखा वो ट्रॉमा में जो ये सुन रही है वो ये फील कर रही है कि जैसे किसी ने उसको ऐसा गलत तरीके से हाथ लगाया। मैं ज़रा सोल्यूशन के वाले से बात चाहूँ, व्हाट शुड बी द सोल्यूशन? मैं आपसे सबसे पहली बात ये कि सोल्यूशन में मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि पुलिस की अकेले की जिम्मेदारी है। मैंने अभी पॉइंट आउट किया 12 सिटीजन पुलिसिंग पे कि हमें भी अपना रोल प्ले करना है और एक इंसान की आवाज़ उठाने से सिस्टम में चेंज आ सकता है। एज अ लॉयर मैं अपने हिस्से का काम करती रहती हूँ। मेरा वास्ता पड़ा मनीषा से, DSP साहिबा से, और मैंने देखा कि इतना प्रोएक्टिव रोल प्ले करती हूँ। मैं ये भी देख रही हूँ कि पुलिस की एक बहुत सॉफ्ट इमेज सामने आई है, क्योंकि बहुत सारे फीमेल ऑफिसर्स से मेरा वास्ता पड़ता है। तो आप इनसे पूछिए खुद विक्टिम्स आके कितने कंफर्टेबल होते हैं इनके साथ बात शेयर करने में, और ये कितना रिस्पॉन्सिबली उसको हैंडल करती है। हमारा तो वास्ता पड़ता रहता है पुलिस से। तो इसमें तो मैं कहूँगी कि जी बहुत एक बेहतर मुझे तब्दीली नज़र आई है कि पुलिस का एक सॉफ्टवेयर इमेज भी आया है ऐसे ऑफिसर्स के होते हुए, और ये भी बहुत एक्टिवली अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये अब देखिए हैंड इन हैंड हम दोनों को चलना पड़ेगा, वो भी है, लेकिन सिर्फ हम नहीं, सिटीजन पुलिसिंग भी, कुछ लोग भी नोटिस लेके क्या हो रहा है। ये घर से शुरू होगा, पेरेंट्स से शुरू होगा। रुबीना जी, आपको क्या लगता है कि व्हाट कैन बी डन, व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन? देखिए, मैं बारहा सोचती हूँ इस बारे में कि क्या है पनिशमेंट, क्या है वो तरीका कि जिससे ये जो एक इंसान पकड़ा गया है, ये तो पकड़ा गया है ना, इसकी पनिशमेंट से उन लोगों को सबक मिले, या डर उनके दिलों में बैठे, या कोई ना कोई रोक टोक मिले कि ये नहीं करना तो ये हो जाएगा। किसी भी औरत को हाथ लगाने से पहले, चाहे वो इतना ही फ्लीटिंगली हो कि बाइक पे चलती हुई किसी को आपने छेड़ दिया, या फिर ये हो, या फिर जावेद इकबाल हो, या कोई भी हो। सो मेरे हिसाब से पनिशमेंट इज़ दी ओनली, लाइक आई सेड बिफोर, सज़ा ज़रूरी है। सज़ा पब्लिकली होनी ज़रूरी है, और बार बार होनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप उसको एक ही दफ़ा में एक सज़ा से ख़त्म कर दें या एक जेल की कन्फाइंड एनवायरनमेंट में डाल दें। मेरे हिसाब से उसको हर हफ्ते, अगर ये 100 बच्चे मोलेस्ट कर चुका है, इसको 100 दफ़ा हर महीने सरे आम कोड़े लगाएं। मेरे हिसाब से लैशिंग ऐसे में तो बनती है, और आप लोगों को सबक दें और दिखाएं उनको कहें इन अ सिक्योर एनवायरनमेंट कि आप आएं और आप देखें इसका अंजाम, मुझे लगता है कि और वो अंजाम दिखाएं उन लोगों को जिनके दिल में हल्का सा भी ये लगता है कि ये तो बहुत आसान है, आई कैन गेट अवे विद इट। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, पीपल विल ऑलवेज गेट अवे विद इट। जितना जल्दी प्रोसेस होगा ना उतना बेहतर होगा, क्योंकि वो कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो वो वाली बात है कि फौरन, ताकि क्योंकि लोग भूल जाते हैं। हमारे मसला ये भी है, इतने केसेस हो रहे थे, एक केस हो तो दूसरे में उसको भूल गए, तो जल्दी केसेस होने चाहिए। DSP साहिबा, आपको क्या लगता है कि देखिए जैसे हमने पेरेंट्स के वाले से बात भी की, ज़रूरी है कि पेरेंट्स भी, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर पेरेंट्स की जैसे स्टेट US में आप चले जाएं, आपका बच्चा गिरता है, आपके बच्चे के साथ कुछ ऐसा होता है और माँ बाप को नहीं पता होता, तो वो माँ बाप से कहते हैं कि भाई स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चा, तो हम तुमसे बच्चा ले लेंगे। उनका सोशल सिक्योरिटी नंबर खतरे में पड़ जाता है।
मुझे बताएं कि यहाँ पे मेरा तो दिल करता है कि अगर किसी बच्चे के साथ ये हो रहा है, तवातुर से हो रहा है और उसके पेरेंट्स को नहीं पता, तो उसके पेरेंट्स को भी फाइन करना चाहिए कि तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारे बच्चे के साथ क्या हो रहा है, यानी कि तुमने अपने बच्चे के साथ तो बॉन्डिंग ही नहीं रखी। मेरी बात लोगों को थोड़ी सी एबनॉर्मल साउंड करेगी, लेकिन अगर बच्चे की अमान उसकी माँ है, तो उसकी माँ को नहीं पता बच्चे के साथ क्या हो रहा है, इसका मतलब है उनकी बॉन्डिंग में, उनकी रिलेशनशिप में मसला है। आप क्या सजेस्ट करती हैं? मेरे हिसाब से तो ये कंपैरिजन जो है, एनोलॉजी बिल्कुल पार पे नहीं है। कंपैरिजन हमेशा इक्वल्स का होता है, और फिर एक डेवलप्ड कंट्री को अंडर डेवलप्ड कंट्री से कंपेयर करना, उनके सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स को। हाउएवर खुशाइन बात ये है कि हम इवॉल्व कर रहे हैं, और किसी भी मसले का हल होता है कि आप उसकी एक्नॉलेजमेंट करें और रियलाइजेशन करें। और ये ज़ाहिरी तौर पे ये सबूत कि आप सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट से रिप्रेजेंटेटिव्स ताल्लुक़ रखते हुए हम सब हरेसमेंट पे बात कर रहे हैं, और हम बहुत ओपनली जो है एक्नॉलेज कर रहे हैं। हम लोग विक्टिम्स की बात कर रहे हैं, हम विक्टिम सपोर्ट की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हम लोग उस स्टेज पे आ गए हैं कि जब हमने बता दिया है कि नो मोर हम लोग उस कल्चरल स्टिग्मा को, उस कल्चरल स्टीरियोटाइप्स को एक्सेप्ट करते हैं जहाँ पे खामोश रहना बहादुरी की अलामत समझा जाता है। खामोशी कोई बहादुरी नहीं है। आज हम हर खातून को ये मैसेज दे रहे हैं कि खामोश रहना हल नहीं है। यू हैव ऑलवेज टू रेज यूर वॉइस। और एक खातून ने, चाहे वो आपके खानदान से ताल्लुक़ रखता हो, गली मोहल्ले से ताल्लुक़ रखता हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, वर्क प्लेस पे हो, यू हैव ऑलवेज टू रेज वॉइस, ये सोच के कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। वो एक नेक्स्ट स्टेज है। पहले मेरी जिम्मेदारी क्या है? मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आवाज़ उठाऊं और रिपोर्ट करूं। और मैं आज हर खातून को, बल्कि हर उस विक्टिम को, चाहे वो बच्चा हो, बच्ची हो, कोई भी हो, हम उसको इनकरेज करेंगे कि अगर आपके साथ कोई भी वाक़या आता है, फ़ौरन आपका जो ट्रस्टेड पर्सन है, आपके पेरेंट्स हैं, कोई भी है, आप उनमें कन्फाइड करें। और इसके साथ मैं उन पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी बच्चियों को खामोश रहने के मशवरे ना दें, बल्कि उनको सपोर्ट करें। मुझे बताएं कि बच्चियों की आइडेंटिटी को खुफिया रखा जाता है। जो बच्चियाँ आपके पास आती हैं हरासमेंट की केस लेके, भी टाइम कम है। जी बिल्कुल, कॉन्फिडेंशियलिटी में आपको बताऊं कि हमारा एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जिसको हम लोग वायलेट नहीं कर सकते। और मैं आपको क्या बताऊं, बच्चियों की क्या, हमारे पास अगर इवन कंप्लेनेंट्स भी आते हैं, हम उनकी भी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हैं अगर वो नहीं चाहते कि उनकी कोई ऐसी इंसिडेंट जो है वो हाईलाइट किया जाए। और मेरे पास, मैं आपको छोटा सा वाकया बताऊं कि मेरे पास एक कंप्लेनेंट आया था, तो उनके साथ एक वाकया हुआ था। So it was very personal and he was a male, but he said कि I am very much comfortable in your presence, और मैं आप ही के साथ शेयर करूँगा। I won't share it with any male member or any male officer। तो इट्स लाइक कि शायद हम औरतों को जो कॉन्फिडेंस हम एक औरत में रखते हैं, क्योंकि एक नेचुरल है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी, एक एम्पैथी, वो हम शायद दूसरों में उतनी हम नहीं रिपोज कर पाते। तो उन्होंने मुझे सारा मसला बताया एंड दैट गॉट रिजॉर्टेड इन लाइक 2 days। तो वो मुझे कह रहे हैं कि आप मुझसे पूछ क्यों नहीं रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या बैकग्राउंड है। मैंने कहा आपने आए थे तो आप बहुत डरे हुए थे, आपने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरा कॉन्फिडेंशियल रहे और ना पता चले, तो इसीलिए मैंने आपका कॉन्फिडेंस के लिए, आपको बिल्कुल कोई जरूरत नहीं मुझे बताने की कि आप कौन है, क्या है। दैट्स नॉट माय इशू। मेरा इशू ये है कि आपका मसला क्या है और मैं उसको कैसे हल कर सकती हूँ। ये तो बात हम लोग हमें इतनी भी चाहिए रिस्पेक्ट करते कि हैं हम विक्टिम की जो आइडेंटिटी है, जिसकी शक्ल है, उसका नाम है, उसको जरा दबा दे। जो क्राइम हुआ है उस पर करें, और जिसने किया है उसको हाईलाइट करें, क्योंकि उसी शख्स को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। खुदा के लिए विक्टिम की शक्ल को हाईलाइट करना, उनका नाम लेना कोशिश करें कि ज़रा कम कर दें। आप सबको बहुत शुक्रिया। वक्त बहुत मुख्तसर है, शाद रही, आबाद रही है। अल्लाह पाक आपको लाके हमसे महफूज रखें। कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।